हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली जितने भी वाटरफॉल्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम या फिर कैनाल्स, नहर, ये सब जितना भी बचा हुआ पोर्शन है ज्योग्राफी में, वो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिहार ज्योग्राफी का पार्ट 2। पार्ट 2 शुरू करेंगे हम लोग। इससे पहले पार्ट 1 में बहुत ही ढंग से वो वीडियो आप लोग के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो आप लोग देख लिए हैं। तो उसे रिवाइज कीजिए, और नहीं देखें तो बिल्कुल इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज इसमें हम लोग देखिए वाटरफॉल्स, जैसा कि आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो ये फ्रंट पेज पे आपको दिख रहा है वाटरफॉल्स, तो इसका सारा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। जैसे एक देखिए कांवर लेक, काफी प्रचलित है। कहाँ है वो? बेगूसराय में। तो इस तरह से अभी सारे लेक्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, बिहार के प्रमुख जलप्रपात, झील और कुंड। तो आप लोग पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इधर देखिए कटिहार में घोगा बिल लेक है। ककोलत में ककोलत वाटरफॉल कहाँ है? नवादा में है। इधर देखिए अभिषेक पुष्करनी लेक कहाँ है? तो वैशाली बिहार में है। और ये तो ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं, जिसमें ये तुतला भवानी है, करकटगढ़ है, तेलहर कुंड है। तो सभी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिए पहले बिहार के प्रमुख जलप्रपात, झील और कुंड। तो आइए पहले कुंड के बारे में देख लेते हैं। तो राजगीर, देखिए इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग को दिखेगा अच्छे से। तो देखिए ये जो है आपका राजगीर के कुंड। तो राजगीर के कुंड कौन कौन सा है? तो देखिए मखदूम कुंड है, नानक कुंड है, ब्रह्म कुंड है, सप्तधारा या सप्तधारवा जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। फिर एक आपका गोमुख कुंड है, उसके बाद सूर्य कुंड है। तो ये सारे कुंड आपका राजगीर में है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कि कौन कहाँ क्या है। तो चलिए इस तरीके से आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। तो इधर से चलते हैं पश्चिमी चंपारण से। तो ध्यान रखिएगा यहाँ उदयपुर झील है। उसके बाद मोतिहारी में कुछ नहीं है, सीतामढ़ी में कुछ नहीं है, आप आ जाइए दरभंगा में। दरभंगा में देखिए कुशेश्वर स्थान झील है, जो कि 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है ये। कुशेश्वर स्थान को क्या है ये? पक्षी अभयारण्य इसे घोषित किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सहरसा पे आइए। तो सहरसा पे देखिए मत्स्य गंधा झील है और सिमरी बख्तियारपुर झील है। दो झील है कहाँ? सहरसा में। ध्यान रखिएगा, मत्स्य गंधा झील और सिमरी बख्तियारपुर झील। उसके अलावे अब इधर जितना भी है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इधर एक कटिहार में है जो काफी फेमस है, गोगा बिल। गोगा बिल किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत है, एग्जाम में बीपीएससी में काफी बार पूछ चुका है। अब इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो भागलपुर में। भागलपुर में देखिए क्या है? जगतपुर झील है, बहुआ ताल मानव निर्मित है ये। उसके बाद बेगूसराय, बहुत ही ये गोगा बिल और खास करके ये कांवर झील, कांवर ताल जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्यों खास है ये कांवर झील। तो बड़ा एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। गोखुर झील क्या होता है, आप लोगों को पता है? तो देखिए ये नदी है, कोई इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक इस तरीके से फ्लो हो रहा है। कुछ टाइम पीरियड के बाद ये नदी क्या होगा, धीरे धीरे इधर से ऐसे ऐसे करते करते ये सीधा रास्ता बना लेगी, कटाव करते करते। तो ये जो एरिया रह जाएगा जिसमें पानी है, और ये नदी का फ्लो इस तरीके से हो जाएगा, उसी को, इस एरिया को ही हम लोग बोलते हैं गोखुर झील। निर्माण गंडक नदी के विसर्पन से कि पहले इस तरह से जा रहा था, फिर दूसरी ओर से जाने लगा। अब देखिए आगे है कांवर झील। मतलब इसमें क्या है? बर्ड बैडिंग स्टेशन की स्थापना किया गया है। बर्ड बैडिंग स्टेशन बेडिंग की स्थापना की गई है। बिहार में प्रथम रामसर
आर्द्र भूमि जल स्थल। तो इम्पोर्टेंट है कि कब मिला है इसको रामसल स्थल का दर्जा, वेटलैंड का दर्जा इसको कब मिला, ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड, वेटलैंड का दर्जा कब मिला, तो 2020 में मिला। अब ये हो गया आपका कांवर झील के बारे में, कहाँ है, तो बेगूसराय में, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग मुंगेर। मुंगेर में क्या है, तो मुंगेर में देख लीजिए खड़गपुर झील है और एक जल कुंड है। तो जल कुंड कौन कौन से हैं, तो भीमबान जल कुंड है, ऋषि कुंड जल कुंड है, जन्म कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और सीता कुंड है। तो यहाँ तक हम लोग मुंगेर को कवर कर लिए हैं। इधर जितना है ये सारा कवर हो चुका है मुंगेर तक। अब आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद नवादा में आ जाइए। नवादा में है ककोलत जलप्रपात। तो देखिए इसका पिक्चर यहाँ पे है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये है आपका नवादा में ककोलत जलप्रपात, जिसका कि अभी रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। बहुत ही इको टूरिज्म पे जोर दिया जा रहा है और काफी पैसे खर्च करके इसको बहुत ही बेहतरीन और सुरक्षित एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया गया है। तो इसका चाहे तो आप अलग से भी वीडियो देख सकते हैं। काफी मतलब एक तरह से इसको वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल है बिहार का। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा ककोलत। और इसका देखिए 47 से 49 मीटर ऊपर से यहाँ पानी गिरता है। फिर एक गया में है आपका अग्निकुंड, ध्यान रखिएगा गया में क्या है, अग्निकुंड। अब इधर देखिए नवादा हो गया, इधर बीच में कुछ नहीं है। अब औरंगाबाद में भी नहीं है, गया में, रोहतास में आ जाइए। तो रोहतास काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रोहतास में धुआं कुंड है, काम नदी पे सुखलदरी है, कन्हर नदी पे, और देवदारी है कर्मनासा नदी पे, और एक राहिम कुंड है। तो ये प्रमुख चीज थे आपके रोहतास में। अब देख लेते हैं कैमूर। तो कैमूर में तो एक अनुपम झील हो गया, उसके अलावे दुर्गावती जलप्रपात है, अन्य नाम है इसका खादरकोह जलप्रपात। उसके अलावा है और वीरिन कुंड जलप्रपात है, करकट करकट जलप्रपात है। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार जी 2-3 बार यहाँ विजिट कर चुके हैं। यहाँ आपका क्या बनाया गया है, बताइए, क्रोकोडाइल का सेंटर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये है फिर तेलहर कुंड जलप्रपात। ये सारे कहाँ हैं, आपके कैमूर में। अब उसके बाद हम लोग कैमूर तक देख चुके हैं। अब देख लेते हैं इधर रोहतास हो गया, भोजपुर में आरा में है एक है जियारखंड जलप्रपात जो कि फुलवारिया नदी पे है। और उसके बाद इधर एक भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग सारे जितने भी बिहार के प्रमुख जलप्रपात, झील और कुंड इस वीडियो में कवर कर लिए। देखिए यहाँ पे डायग्राम से आप लोग देख लीजिए, उसका इंपॉर्टेंस दिखेगा। नेक्स्ट अब आइए देख लेते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए तुतला भवानी कहाँ है, तो रोहतास में है, ध्यान रखिएगा। ये आपका रोहतास में है। फिर एक है तिलहर कुंड, ये कहाँ है आपका, कैमूर में है, ध्यान रखिएगा। कैमूर में हो गया तिलहर कुंड वाटरफॉल। मंझर मंझर कुंड क्या है, ये भी आपका रोहतास में है, रोहतास में है, ध्यान रखिएगा। मंझर कुंड करकटगढ़ कैमूर में है, कैमूर। यहीं आपका क्रोकोडाइल सेंटर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें देखेंगे बिहार में सिंचाई व्यवस्था क्या है। तो देखिए कृषि प्रधान के अर्थात राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.82 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 4.1% है। अब देखिए सिंचाई का स्रोत, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किससे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। तो ध्यान रखिएगा नलकूप, नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। चलिए अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, नलकूप से सिंचाई होता है लगभग 63.1, सर्वाधिक प्रयोग है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है इस तरह का। और उसमें भी सर्वाधिक कहाँ होता है, तो समस्तीपुर नंबर 1 पे है।
2 पे है सीतामढ़ी और 3 पे है नालंदा। तो इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा कि समस्तीपुर टॉप में है, सीतामढ़ी उसके बाद है और नालंदा तीसरे नंबर पे है। अगर नलकूप के बाद देखा जाए तो आपका नहर से होता है 31 दशमलव, तो ये दूसरे नंबर पे है सर्वाधिक प्रयोग में। और ये जो सर्वाधिक प्रयोग जो होता है नहर से, वो सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ होता है? तो रोहतास में। दूसरे पे है पश्चिम चंपारण, तीसरे पर औरंगाबाद, और ये तीसरे पे है औरंगाबाद। और तीसरा है आपका तालाब। तालाब से कितना होता है? 2.2%। और इसका सबसे ज्यादा होता है दरभंगा में। तो बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो ध्यान रखिएगा, 72.07 लाख हेक्टेयर है। सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र है रोहतास में, 4.32 लाख हेक्टेयर। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र है शिवहर में, 0.25 लाख हेक्टेयर। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आइए अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो अब है हम लोग प्रमुख नहरें। नहरें क्या होती है? तो नहरें जो देखिए नदी है, नदी का जो प्रवाह है ऐसे, इससे एक छोटा वाटर बॉडी आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये नेचुरल रहता है और ये आर्टिफिशियल, ये प्राकृतिक रूप से नदी का फ्लो रहता है। और ये जो कैनाल है, नहर है, उसका आर्टिफिशियल बनाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये प्रमुख नहरें हैं, उनमें से आपका सोन नहर सबसे पहले है। देखिए तो सोन नदी पे है, बिहार का सबसे प्राचीन नहर है। ध्यान रखिएगा इसको, सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? तो सोन नहर। निर्माण कब हुआ? तो 1874 में, काफी पहले हो चुका था। ध्यान रखिएगा इसको। डेहरी के निकट बारून नामक स्थान पर बांध बना है, ठीक है। अब दो नहरें निकलती है, तो एक पूर्वी सोन निकलती है, एक पश्चिमी सोन निकलती है। लाभान्वित जिला पूर्वी से औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद। और वहीं पश्चिमी सोन नहर से लाभान्वित जिला है भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, त्रिवेणी नहर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो त्रिवेणी नहर किस नदी पे है? तो गंडक नदी पे है। बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर है। निर्माण हुआ है 1904 में। पश्चिम चंपारण की त्रिवेणी नामक स्थान पर है। ध्यान रखिएगा इसको। फिर आपका कोसी परियोजना की नहर है। तो ये किस नदी पे है? कोसी नदी पे। दो नहरों का निर्माण है, भी कोसी नहर, भी कोसी नहर। तो इसमें खास क्या है? देखिए कोसी नगर में हनुमान नगर जलाशय के पूर्व में 44 किलोमीटर की लंबाई है। मानवित जिला है पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा। वहीं पश्चिमी कोसी नहर में हनुमान नगर जलाशय के पश्चिम से 115 किलोमीटर की लंबाई में है। लाभान्वित जिला इसमें कौन सा है? तो मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है और सुपौल है। अन्य नहरें में ढाका नहर जो पूर्वी चंपारण, कमला नहर दरभंगा व मधुबनी। ये देखिए नहीं, ढाका नहर है पूर्वी चंपारण में, कमला नहर है दरभंगा व मधुबनी में, जमुना है जहानाबाद में, सकरी है गया एवं मुंगेर जिले में। ध्यान रखिएगा इस बात पे। नेक्स्ट है आपका अब सिंचाई परियोजना। तो देखिए लघु सिंचाई परियोजना जो है 2,02,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई पे। और 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्रारंभ। मध्यम सिंचाई परियोजना है 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई में। और बृहद सिंचाई परियोजना है 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का क्या कहा था? मंदिर कहा था। तो देख लेते हैं, कोसी परियोजना कोसी नदी पे है। इसमें प्रमुख तथ्य क्या है? तो भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना की सहमति कब बनी? तो ध्यान रखिएगा, ये बनी आपकी 1954 में। नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण हुआ। देखिए काफी प्रचलित है ये। कोसी बैराज का कहाँ निर्माण हुआ? तो नेपाल के भीमनगर में। 1955 से प्रारंभ एवं 1963 में इसका पूर्ण हुआ। तो देखिए लगभग 8 साल लग गया इसको बनने में। अब है गंडक परियोजना। ये गंडक नदी पे है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है ये। और 1959 में समझौता हुआ इसके लिए। पश्चिम चंपारण में पूर्वी जल विद्युत परियोजना 1964 में प्रारंभ किया गया और 1968 में पूर्ण हुआ। ऑलमोस्ट 4 से 5 साल इसमें भी लगा।
1961 में तत्कालीन योजना आयोग ने भी इसकी मंजूरी योजना आयोग ने भी मंजूरी प्रदान की। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सोन परियोजना। यहाँ पे हम लोग नहर पढ़े थे और ये हम लोग पढ़ रहे हैं परियोजना। तो चलिए ठीक है, सोन परियोजना है सोन नदी पे। बिहार का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके तहत सोन बैराज, पूर्वी एवं पश्चिमी नहर तथा दो नहर सिंचाई परियोजना निर्माण हुआ। सोन बैराज का निर्माण 1960 में प्रारंभ हुआ, जिसे इंद्रपुरी बैराज भी कहा जाता है। पान सागर परियोजना सोन नदी, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के लिए 1973 में समझौता हुआ। बाण सागर समझौते के तहत सोन और उसकी सहायक नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह 14,250 लाख एकड़ फीट संभावित है, जिसमें बिहार में को लगभग कितना, तो 7,750 लाख एकड़ फीट आवंटित किया गया। ध्यान रखिएगा इसको। आगे है आपका नदी जोड़ परियोजना। तो नदी जोड़ी परियोजना में भारत सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार किया, जिसके तहत नदियों को आपस में जोड़ने का काम राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी NWDA को सौंपा। तो इसमें क्या है, देखिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना को दो घटक हैं, हिमालय नदियों का घटक और फिर है प्रायद्वीपीय नदियों का विकास। तो लिंक परियोजना में क्या है, कोसी मेची लिंक परियोजना जो बिहार का है, गंगा गंडक लिंक परियोजना, कोसी घाघरा लिंक परियोजना और चुनार सोन लिंक परियोजना। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में कुल कितने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो 4 नदी जोड़ो परियोजना। तो कौन कौन सा है, कोसी मेची, कोसी मेची, कोसी घाघरा और चुनार सोन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो देखिए, ये है, अब है बिहार में कृषि कृषि जोन हम लोग देखेंगे। आप लोग डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, एग्रो क्लाइमेटिक 1, 2, 3A और 3B। ध्यान रखिएगा, 3A और 3B। तो चलिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जोन 1 उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान है। तो जोन 1 आप देख सकते हैं, जोन 1 एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, ये वाला पूरा एरिया आपका जोन 1 है। ठीक है, कुल जिलों का नाम कुल कितना है, 13 जिला है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, शिवहर को लगाकर 13 जिला है। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ आप देख सकते हैं। औसत वर्षा कितनी होती है, तो 1245 मिलीमीटर। तापमान रहता है अधिकतम 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहता है 7.7। तो मिट्टी का प्रकार इसमें कैसा है, तो देखिए खादर मिट्टी है, प्रधानता खादर की है और थोड़ा मध्यम अम्लीय है, मतलब कि एसिडिक है। फसलें इसमें होती है चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ईख, आम, लीची। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम से कि कौन कौन से जिले आते हैं, तो इससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बेहतर कौन कौन सा। डायरेक्ट डायग्राम पे देख लीजिए, एक तरह से ये 4 पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें एग्रो क्लाइमेटिक 1, 2 और 3 या 3B है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 का A हो गया और ये 3 का B हो गया। तो ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो देखिए, कृषि जोन 2 में कितने हैं, 8 जिले। इसमें कितने थे, 13। जोन 2 कौन सा है, ये, तो इसमें कितने हैं, 8 जिले। कौन कौन सा है, तो कटिहार है, पूर्णिया है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज। आप देख सकते हैं यहाँ पे। औसत वर्षा है 1450, सर्वाधिक वर्षा, अधिकतम टेम्परेचर 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 8.8 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी का प्रकार है हल्का अम्लीय, बलुई, दोमट, चिकनी दोमट। फसलें होती है इसमें मक्का, जूट, अनार। जोन 3 का ए देख लेते हैं, ए और बी। तो जोन 3A में 6 जिले हैं, इसमें 3A में 3A आपका
यहाँ पे आई थिंक ये उल्टा छप गया है। 3A ये होना चाहिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। यहाँ पे 6 जिले दिए गए हैं। तो डायग्राम में यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा, आप लोग इसको देख लीजिएगा जोन 3 के बारे में। शायद डेटा उल्टा प्रिंट हो गया। चलिए बाकी देख लेते हैं हम लोग। औसत वर्षा 115 मिलीमीटर, अधिकतम टेम्परेचर है 37.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 7.8 डिग्री सेल्सियस। बांगर मिट्टी की इसमें प्रधानता है, ध्यान रखिएगा। ये ये मुख्य बातें आपको जोन 3 या जोन ए और बी दोनों मिला कर दिया जा रहा है। फसलें यहाँ पर चावल, गेहूं, आलू, दाल, चना और इत्यादि। अब यहाँ पे देखिए, भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान आईसीआर द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। बिहार कृषि जलवायु जोन 4 में आता है। तो देखिए इंडिया में टोटल कृषि जोन कितना है, 15 है। और ओवरऑल बिहार कितने जोन में आता है, तो ये आता है जोन 4 में आता है, ध्यान रखिएगा इसको। सर्वप्रथम 1905 में कृषि अनुसंधान की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। तो ध्यान रखिएगा इस बात में, काफी इंपॉर्टेंट है कि कृषि अनुसंधान की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो अपना बिहार है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बिहार की मिट्टी। तो देखिए गंगा का उत्तरी दो पार्ट में हम लोग, मान लीजिए बिहार है तो इस तरीके से पढ़ेंगे, उत्तरी पार्ट नॉर्थ और इधर साउथ। यहाँ पे डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए गंगा का उत्तरी है खादर, नवीन जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ का यहाँ पे डायग्राम आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया है, ये पूरा नवीन जलोढ़ का है। तो सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र। रंग कैसा होता है, गाढ़ा भूरा या काला। सामान्यतः होता है चूना रहित या क्षार रहित। सर्वाधिक उर्वरा शक्ति, मतलब काफी ये फर्टाइल होता है ये सॉइल। नवीन यानी कि न्यू एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल ये काफी उर्वरा शक्ति यानी कि फर्टाइल होती है। अब आगे देख लेते हैं दलदली तराई क्षेत्र की मिट्टी को। ये देखिए तराई क्षेत्र का ये मिट्टी है जो ब्लैक से यहाँ दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आप ध्यान दीजिए इस पे, डायग्राम पे। तराई क्षेत्र की मिट्टी तराई क्षेत्र की मिट्टी भी कहा जाता है। विस्तार पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक। तो एक मोटा मोटी यहाँ से लेके मतलब नेपाल का पूरा बॉर्डर जो है उसमें है आपका इसका विस्तार। रंग होता है भूरा व हल्का पीला। प्राकृतिक गुण है अम्लीय, एसिडिक है। मध्य श्रेणी की उर्वरता होती है, मतलब जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो मध्य श्रेणी, ना बहुत कम होती है ना बहुत ज्यादा। अब उसके बाद है बाल सुंदरी। तो बाल सुंदरी को देख लेते हैं। विस्तार है पूर्णिया के दक्षिण, यहाँ पे डायग्राम में शो नहीं किया गया है, फिर भी आप लोग देखिए पूर्णिया के दक्षिणी भाग से सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग तक, साथ ही सारण और चंपारण के कुछ हिस्सों में भी, अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। तो ये देखिए पुरानी जलोढ़ कुछ कुछ इधर भी है। फिर क्षारीय प्रकृति का मिट्टी है। बाल सुंदरी कैसा है, तो क्षारीय, अभी तक जितने हम लोग पढ़े एसिडिक था और ये क्षारीय यानी कि बेसिक है। उर्वरता निम्न श्रेणी की होती है। मक्का, ईख, धान, गेहूं, लीची आदि ये सब का फसल इसमें मतलब होता है। अब देखिए गंगा के दक्षिणी मैदान में तो टाल मिट्टी, टाल कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए ये टाल, ये वाला पोर्शन है जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, वो क्या है आपका टाल मिट्टी। विस्तार है बक्सर से भागलपुर पर पैनी तक। देखिए बक्सर से लेके इधर भागलपुर तक है। अत्यधिक उर्वरा मिट्टी है, रबी फसल के लिए श्रेष्ठ है, ध्यान रखिए इसको। फिर बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो कहाँ दिख रहा है पुरानी जलोढ़, ये तो ये देखिए पुरानी जलोढ़, ये वाला पार्ट पूरा आपका जितना भी दिख रहा है वो है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए गंगा नदी के मैदानी भाग में रोहतास से लेकर पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर तक इसका क्षेत्र है। क्योंकि बिल्कुल है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर है बलथर, कैमूर पठार बलथर। कैमूर पठार राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटानागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के पास लोहे की मात्रा अधिक है, उर्वरा शक्ति कम है। तो ये है आपका बलथर। आई थिंक डायग्राम में इसको नहीं शो किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैमूर पठार राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटानागपुर का क्षेत्र है, ये सारे डिवीजन
अब उसके बाद है लाल बलुई, यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में भी है। कैमूर एवं रोहतास के पठारी भाग मोटे अनाज के लिए सर्वोत्तम, जैसे ज्वार बाजरा आदि के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो देखिए अब है, इसको वीवीआई कीजिए, कृषि रोड मैप। हमेशा प्रश्न पूछा गया है इससे। तो देखिए पहला कृषि मैप था वो 2007 से 12 लाया गया, द्वितीय था 12 से 17 और तृतीय था 17 से 22। और जो सबसे खास बात है वो अभी एट प्रेजेंट लाया गया है, किनके द्वारा? तो देखिए ये लाया गया था बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन ये इनका इनॉग्रेशन किया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि किसमें क्या हुआ था। तो देखिए वर्ष 2008 में शुरू किया गया था कृषि रोड मैप। इसके सुचारू रूप से समायोजन हेतु 17 फरवरी 2008 को किसान पंचायत का भी आयोजन किया गया। ठीक है। फिर द्वितीय कृषि रोड मैप में प्रारंभ 3 अप्रैल 1912 को वर्ष 2011 में दूसरे कृषि रोड मैप को तैयार करने हेतु क्या किया गया? कृषि कैबिनेट का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात पे। अब आगे है, इस रोड मैप में भी उत्पादन एवं उत्पादकता में व्यापक प्रगति हुई। बिहार को मिला कृषि कर्मण पुरस्कार 2012, एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। कौन सा अवार्ड मिला है? तो कृषि कर्मण पुरस्कार 2012 में चावल, 2013 में गेहूं और 16 में मक्का को उत्पादन। देखिए ये तीन चीज के लिए मिल चुका है, 12 में चावल, 13 में गेहूं और 16 में मक्का के लिए। तो अब आगे देख लेते हैं। तृतीय कृषि रोड मैप में लागू हुआ 9 नवंबर 2017 को। लक्ष्य है जैविक कृषि को साथ उत्पादन बढ़ाना एवं हर भारतीय थाली में कम से कम एक बिहारी व्यंजन को पहुंचाना। अब है चतुर्थ, जो वीवीआई कीजिए, ये फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया, जिसकी लागत है, ये डेटा याद रखिएगा, कान पे इंपॉर्टेंट है, 1.62 लाख करोड़ रुपए। कि टोटल कितने खर्च होंगे चतुर्थ कृषि रोड मैप पे? तो ये होगा 1.62 लाख करोड़। प्रारंभ होगा 1 अप्रैल 2023 को। लक्ष्य कृषि विपणन में सुधार, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे क्या क्या 28 तक चौथा कृषि रोड मैप तैयार है। चौथे कृषि रोड मैप अप्रैल 2023 से लागू, जिसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक है। ध्यान रखिएगा, अप्रैल से अवधि। नेक्स्ट है आपका द्रौपदी मुर्मू औपचारिक रूप से शुभारंभ किए। चौथे कृषि रोड मैप में 1.62 लाख करोड़, 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। टेक्नोलॉजी पर जोर, बाजार के लिए किसानों को तकनीक से जोड़ने का लक्ष्य। पर्यावरण फ्रेंडली कृषि के अलावा कम जल में खेती और वाणिज्यिक खेती के लिए नीति बनेगी। चौथे रोड मैप कृषि में सर्वांगीण विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए अब बिहार में खनिज संसाधन, तो मिनरल मैप डाला गया है यहाँ पे, आगे भी डायग्राम है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, जो भी फैक्ट्स हैं। तो देखिए कौन से खनिज कहाँ से मिलते हैं। तो अगर इधर से चलते हैं तो इधर कोई भी नहीं है, डायरेक्ट आ जाइए किशनगंज में। किशनगंज में क्या मिलता है? तो पेट्रोलियम। पूर्णिया में क्या है? फायर क्ले। भागलपुर में क्या है? चाइना क्ले। भागलपुर और मुंगेर दोनों में मिलता है चाइना क्ले। बांका, उसके बाद मुंगेर बक्साइड, क्वार्टजाइट, सिलिका, चुना पत्थर और स्वर्ण, ये सभी के लिए फेमस है। फिर बांका है आपका लेड जिंक। जमुई है स्वर्ण अभ्रक। नालंदा क्वार्टजाइट के लिए है, अभ्रक है नवादा। गया है फेल्सपर मैग्नेटाइट लॉ अभ्रक। फिर जहानाबाद है, जहानाबाद में क्या मिलेगा? क्रोमाइट। रोहतास में मिलेगा बक्साइट, पायराइट्स, लेड जिंक और डोलोमाइट। वहीं कैमूर में मिलेगा चूना पत्थर। ये चूना पत्थर दोनों जगह मिलेगा, रोहतास कैमूर दोनों जगह। टाइटेनियम, वेनेडियम और गैलियम। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जो झारखंड से सराउंडिंग बॉर्डर शेयर करते हुए डिस्ट्रिक्ट है, अधिकतर जो है आपका खनिज संसाधन इधर ही है। एक वैशाली में प्लाईवुड का, तो ये खनिज संसाधन में नहीं आएगा।
तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है। फिर इसके अलावा जो अन्य मिनरल्स है वो सभी का यहाँ पे विवरण दिया गया है। चलिए तो अब नेक्स्ट चलते हैं, मुख्य तथ्य क्या था इसमें बिहार खनिज संसाधन में। तो देख लेते हैं, वर्ष 2023-24 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, देखिए बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वर्ष 2022-23 में खनिजों की रॉयल्टीज कुल 7.58 करोड़ प्राप्त हुआ। पायराट भंडार का 94% भाग बिहार में है, उपलब्ध है। देश में पायराट का एकमात्र उत्पादक राज्य बिहार है, तो ध्यान रखिएगा। पायराट फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी आमझोर रोहतास कहाँ है? रोहतास में। भारत सरकार के अनुसार देश में स्वर्ण भंडार बिहार 43%, राजस्थान 24.92% और कर्नाटक 20%। बिहार में स्वर्ण भंडार सर्वाधिक जमुई जिले में है, ध्यान रखिएगा इसको। केंद्रीय खान मंत्री के अनुसार वर्ष बिहार में 222.885 मिलियन टन सोना धातु है, जो देश के कुल सोने का भंडार का लगभग 44% है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे जो है आपका है बिहार में वन वन स्थिति रिपोर्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ डायग्राम से भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन से एरिया में किस तरह का वन है बिहार में। फॉरेस्ट कवर है लेस देन 10%, तो मैक्सिमम में वही है। फिर 10 to 21 है, देखिए ये आपका रोहतास, गया और इधर लखीसराय और इधर वेस्ट चंपारण। और ये आपका हो गया मोर देन 21% में दो ही है, एक है आपका जमुई और दूसरा है कैमूर। तो चलिए भारत में वनों की स्थिति संबंध भारतीय संरक्षण 2021 रिपोर्ट यहाँ पे थोड़ा कवर हो गया है। तो उससे द्वारा 31 जनवरी 2022 को जारी किए गए थे। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट शीर्षक रिपोर्ट का नाम, मैं इसको अलग से लगा दूंगा, यहाँ पे थोड़ा ये छिप गया है। तो देखिए जो जो दिखता है वो देख लेते हैं। इस श्रृंखला में 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। तो देखिए अति वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये जो दिख रहा है वो आपका वेरी डेंस में जाएगा। 70% से अधिक वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र, जिसमें क्षेत्र का 70% ज्यादा उसमें पौधे लगे हों। मध्यम करने वाले होंगे 40 से अधिक किंतु 70 से कम वृक्ष आवरण। ओपन फॉरेस्ट है 10% से अधिक किंतु 40% से कम वृक्ष आवरण वाला क्षेत्र। और यहाँ पे एक है जो है 10% से कम वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र। तो मैं इसको पीडीएफ में ठीक कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, बड़े डायग्राम के माध्यम से। फिर है आपका प्रशासनिक आधार पे। तो देखिए आरक्षित, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो तीनों का मतलब समझिएगा कि रिजर्व क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड क्या होता है। तो देखिए रिजर्व में क्या होता है, सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में, सार्वजनिक परिवेश की अनुमति नहीं, ये रिजर्व हो गया। प्रोटेक्टेड में क्या, सरकार के द्वारा देखभाल, बिना किसी गंभीर क्षति किसी स्थानीय लोगों को वनोपज के उपयोग एवं मवेशी चराने की अनुमति। और असुरक्षित, अनप्रोटेक्टेड तथा अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, फॉरेस्ट कवर का मैप दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इस तरीके से देख सकते हैं वेरी डेंस बिहार में कहाँ है। तो ग्रीन मैक्सिमम जो देखिए ये वाला पोर्शन पे और थोड़े से ये वाला पोर्शन, मॉडेटरी और वेरी डेंस दोनों ऑलमोस्ट एक ही जगह मिलेंगे आपको। फिर है ओपन फॉरेस्ट, येलो वाला जो दिख रहा है आपको, ये सारे ओपन फॉरेस्ट हैं। स्कर्व है, स्कर्व तो खास दिख नहीं रहा, मिक्स हो गया है। वाटर बॉडीज में जितने नदी हैं वो दिख रहा है आपका। और फिर नॉन फॉरेस्ट, जो व्हाइट एरिया जो दिख रहा है वो जनरली नॉन फॉरेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगले स्लाइड में है बिहार में सर्वाधिक वनावरण जिला। तो ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान पूर्वक सारे फैक्ट्स को देखिए। तो देखिए बिहार में सर्वाधिक वनावरण जिला है कैमूर,
कितना है, तो 1051.56। दूसरा है पश्चिमी चंपारण, तीसरा रोहतास। तो आजकल दूसरा तीसरा भी पूछने लगा है, तो ध्यान रखिएगा बिहार में सर्वाधिक वनावरण जिला है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। अगर बिहार में न्यूनतम वनावरण वाले जिले तो शेखपुरा है, अरवल है, जहानाबाद है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कैमूर दोनों में है सर्वाधिक वनावरण में, और परसेंटेज वाइज भी। फिर है जमुई, फिर है आपका नवादा। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला शेखपुरा, सिवान और बक्सर। सबसे कम वन है शेखपुरा में, सिवान में और बक्सर में। वर्ष 2019 की तुलना में 21 में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि जिला बांका में हुआ 16.29 वर्ग किलोमीटर, और सर्वाधिक कमी हुई कैमूर जिला में 4.80 वर्ग किलोमीटर। अब मुख्य तथ्य है राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? गया में है। जू सफारी राजगीर में है। बिहार हरित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य है। वर्ष 2021 में कार्बन स्टॉक कितना है? तो 5.69 करोड़ टन। और वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वन क्षेत्र है 1.03% की वृद्धि हुई। अब आखिरी स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं बिहार में वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी अभयारण्य। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाल्मीकि टाइगर पार्क है, 1978 में स्थापित हुआ, 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, जो कि पश्चिम चंपारण। उदय वन्य जीव अभयारण्य भी पश्चिम चंपारण में है। अगर वहां से चले फिर इधर आए तो वैशाली में देख लेते हैं सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी अभयारण्य है। कहाँ? तो वैशाली में सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी आश्रयनी। दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, 1994 में स्थापित साइबेरियन पक्षी का प्रवास। फिर इधर कटिहार में घोघाबिल पक्षी विहार। भागलपुर में है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, देश का पहला गांगेय डॉल्फिन आश्रयनी। मुंगेर में है भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, 1976 में स्थापना हुई। जमुई जमुई में है नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, नागी डैम पक्षी अभयारण्य, और नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी रामसर साइट में जून 2024 में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नागी नकटी को भी जून 2024 में रामसर साइट में ऐड कर लिया गया है। अब आगे जो है आप इसका यहाँ देख सकते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में 1969 में स्थापित हुआ। ध्यान रखिएगा राज्य का पहला पॉलीथीन एवं प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र घोषित है। और गौंडा प्रजनन में एशिया का सबसे दूसरा बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। तो ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस प्रकार हम लोग जितने भी ज्योग्राफी के पोर्शन बचे हुए थे मुख्यतः उसको हम लोग ने कवर कर लिए इस वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सेशन पसंद आ रहा होगा, और इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर रिवीजन के तौर पे यूपीएससी के लिए दिया जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को प्रस्तुत करूंगा मैं इसी प्रकार। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक हम लोग ये आप लोग मान लीजिए कि बिहार का ये हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपका ये बिहार ज्योग्राफी का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ अलग से रहा तो मैं उसको अलग से करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।